आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स के लिए। यहां से चीजें समझ में आनी चाहिए सबको। यहाँ पे अगर दिक्कत होता है तो आगे दिक्कत रहेगा। न्यूटन्स लॉ बहुत ही बेसिक है। पूरे मैकेनिक्स में 11th के पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट 12th में भी, 12th में ज्यादा नहीं, 11th के पूरे चैप्टर में न्यूटन्स लॉ का हर जगह एप्लीकेशन होगा। तो ट्राई टू कि ये चैप्टर तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं कि न्यूटन्स लॉ सब लोगों को पता है। न्यूटन्स के 3 लॉ थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कोई बच्चा फर्स्ट लॉ बता सकता है? या तो Law of inertia. Object continues to remain at the state of motion unless an external unbalanced force acts on it. Law of inertia. अथर्व ने भी लिख के भी कर दिया। कैसे अथर्व इतना जल्दी लिख लेते हो तुम? बहुत बढ़िया। किसी ने कहा लॉ ऑफ इनर्शिया, सर्टेनली इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं फर्स्ट को। जितना मैं बोर्ड पे लिखूं तुम भी उतना लिख लो। अनिकेत ने बताया कुछ कि बॉडी जिस स्टेट में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, until and unless unbalanced force is applied on this। मतलब अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, दैट मीन्स नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी का मोशंस चेंज नहीं होगा। मोशंस का मतलब बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जीरो है तो जीरो रहेगा। कुछ है 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करते रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये बड़ा सा लैंग्वेज तुम्हें याद रहता है, नोटबुक में, सॉरी बुक्स में देखे होगे, एनसीईआरटी अदर बुक्स में ये लैंग्वेज लिखा रहता है। और यही एज इट इज 10th के एग्जाम में रख देते हो, लिख देते हो। जितना अच्छा से लिखा, एक भी लाइन नहीं, एक भी वर्ड नहीं मिस किया, तो 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ जेई के प्रिपरेशन में ये कितने भी अच्छे से याद है, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक इसका एप्लीकेशंस नहीं कर पाओगे, कोई फायदे की बात नहीं, है ना। मुझे तो वो याद भी नहीं रहता जो तुमने इतना कहा, मैं तो बोल भी नहीं पाता हूं, लेकिन समझदारी है। तो बच्चों रट्टा नहीं मारना है, यहां से समझना है। तो इसको फर्स्ट लॉ को अनिकेत ने बताया, बाकी बच्चों ने बताया। क्या बताया मैं बताता हूं। उसने एक्चुअली यही बताया, इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, या तो कोई फोर्स है ही नहीं, या अगर कोई फोर्स है तो सब मिला के रिजल्टेंट जीरो है। तो फर्स्ट लॉ से दैट कि अगर ऐसा है देन हम कहेंगे कि एक्सलेशन जीरो होगा। जो तुमने इतना लैंग्वेज में बोला, मैंने उसको मैथमेटिकली टाइप से शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। क्या मैंने तुम्हारे स्टेटमेंट को लिखा क्या सही सही अनिकेत? यस सर। क्या मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ऐसे लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हो आप। अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी का मोशन वैसा ही रहेगा, मतलब मोशंस में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो उसी को तो बोलते हैं एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो हम तो ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? यही न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अब सार्थक ने शायद बोला कि सर दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज किसी भी चेंज को रेसिस्ट करना, अपोज करना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया का लिटरल मीनिंग है, इनर्शिया का मतलब होता है
resist to change. और दिस इज लॉ ऑफ नेचर. कोई भी चेंज बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, चेंज को अपोज करता है ना. तुम लोग अभी तक 10th का एग्जाम दिया, उसका मस्ती कर रहे थे, पापा ने कहा बेटा पढ़ाई करो, एडमिशन कोचिंग में लेवा दिए, क्लास हो रहा है, तुम्हें मन नहीं करता था, है ना. मूवी देखते रहते हो, आने का मन नहीं करता है, देखते रहते हो. बैठे हो आराम से, कोई कहा, मम्मी बोली बेटी एक गिलास पानी दे दो, कौन उठ के जाता है? चेंज करना पड़ेगा मुझे. तो वही है, कोई भी चीज तुम अपने लाइफ में देखना, जो पैटर्न चल रहा है उसमें अगर चेंज लाना चाहोगे ना, तुम्हारे अंदर से लगेगा नहीं यार ये नहीं करेगा, अपोज. तो एनीवे, कोई भी चेंज को अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया प्रॉपर्टी. और किसी ने, विधि ने पूछा क्या इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होता है? एक्चुअली जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है मास से रिलेटेड है. जैसे अगर मैं कहूं कि एक ब्लॉक रेस्ट में है, 100 ग्राम का ब्लॉक है, और तुम्हें इसको मूव कराना है, तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बहुत तेजी से मूव करेगा. लेकिन एक 100 kg का ब्लॉक है, उसको 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ, हिलेगा नहीं, थोड़ा सा हिलेगा. मतलब हम 100 kg ब्लॉक के अगर मोशंस को चेंज कराना है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसमें इनर्शिया ज्यादा, उसको चेंज कराना मुश्किल है. छोटा मास है तो उसके मोशंस को चेंज कराना आसान है. इसलिए इनर्शिया प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंडेंट है. ज्यादा मास, उसमें चेंज को ज्यादा अपोज करने की कैपेसिटी. सो इनर्शिया एग्जैक्टली कह सकते हो मास से रिलेटेड है ना. ओके, तो इनर्शिया का मीनिंग क्लियर हुआ, फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया. ये तो 10th में भी पढ़े थे, नया क्या पढ़ने वाले? नया ये पढ़ने वाले हैं कि अभी अभी काइनेमेटिक्स हमने जस्ट फिनिश किया और हमने कहा कि एक्सलेशन जो है वो तो फ्रेम डिपेंडेंट है. सुनना मेरी बात को, एक्सलेशन फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं? मैं ये ब्लॉक कहूं कि अभी रेस्ट में, मैं देख रहा हूं रेस्ट में एक कार इधर से जा रही है, कार में बैठा आदमी देखेगा कि ये मोशन में है. कार एक्सलेट कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये एक्सलेटेड दिखेगा. एक लिफ्ट एक्सलेट कर रहा है, लिफ्ट के फ्रेम में एक्सलेटेड दिखेगा. मतलब इस बॉडी का मोशन अलग फ्रेम में अलग हो सकता है, अलग फ्रेम में अलग हो सकता है मोशन. एक्सेलेरेशन अलग हो सकता है. तो ये क्वांटिटी तो फ्रेम डिपेंडेंट है. सारे बच्चे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, एक्सेलेरेशन इज फ्रेम डिपेंडेंट. तो एक्सेलेरेशन जो 0 कहा वो किसी एक फ्रेम में होगा, किसी दूसरे फ्रेम में नहीं हो सकता है. व्हाट अबाउट फोर्स? क्या फोर्स भी फ्रेम डिपेंडेंट है? क्या फोर्स भी अलग अलग फ्रेम में अलग होगा क्या? मैं कहूंगा नहीं, फोर्स इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट. फोर्स इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट. तो सर कैसे? मैं समझाता हूं, एग्जांपल लेता हूं कैसा. ये फैक्ट है, अगर एक ब्लॉक है M और इस पे ग्रेविटी अर्थ पुल कर रहा है mg से, mg का वैल्यू सपोज लेट्स 10 न्यूटन है, सपोज जो भी है, मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो कहूंगा कि इस पे mg का फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है. किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है. अगर कोई कार में बैठा हुआ आदमी ये अगर इधर मूव कर रहा है एक्सेलेरेशन से सम, इसके फ्रेम में भी इस पे अगर फोर्स कहा जाए तो फोर्स 10 न्यूटन का ही होगा, ग्रेविटी वाला फोर्स, और डाउनवर्ड ही होगा. कोई लिफ्ट वाला आदमी देखेगा, कहेगा कि ग्राउंड
अर्थ इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो लिफ्ट वाला भी कहेगा इस पे अर्थ का फोर्स 10 न्यूटन का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ का फोर्स हम इस पे जो लिख रहे हैं वो किसी भी फ्रेम से देखेंगे वही मैग्नीट्यूड होगा, वही डायरेक्शन होगा। दैट्स व्हाई मैंने कहा फोर्स इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? तो किसी Yes, sir. बॉडी पे ये फोर्स भी फ्रेम डिपेंडेंट है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो नेट फोर्स भी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा। जो भी बॉडी पर नेट फोर्स है, अगर इस फ्रेम में 0 है तो दूसरे फ्रेम में भी नेट फोर्स 0 होगा, तीसरे फ्रेम में भी नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन एक्सेलेरेशन अगर इसमें 0 है तो अगले फ्रेम में 0 नहीं हो सकता, दूसरे में कुछ और हो सकता है, तीसरे में कुछ और हो सकता है। तो ये जो न्यूटन लॉ लिखा है कि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलेरेशन 0 है, ये वो किस फ्रेम की बात कर रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? मैं क्या समझाना चाहता हूं यस सर। कि नेट फोर्स, न्यूटन ने कहा कि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलेरेशन 0, लेकिन हमने कहा नेट फोर्स तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है बट एक्सेलेरेशन फ्रेम डिपेंडेंट है। तो क्या ये सारे फ्रेम में है, ये वैलिड होगा क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ? तो अब तक क्लियर हो गया होगा कि नहीं, सारे में वैलिड नहीं होगा। किसी बच्चे सर ने एक कहा डाउट है। का फ्रेम में वैलिड है, किसी ने कुछ और कहा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन से पूछा गया कि आप जो लॉ दिए हैं वो किस फ्रेम में वैलिड है, इन विच फ्रेम दिस इज वैलिड? न्यूटन सेज दैट दिस इज वैलिड इन सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ये वैलिड है, और जिसमें ये वैलिड है उस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। एक नया टर्म जो 11th में 10th में नहीं पढ़े होगे, 11th में पढ़ रहे हो। सो बच्चों क्या कहेंगे, लिखो यहां पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट वैलिड्स इन सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। The frame of reference, it is valid, called inertial frame of reference. Note it down. मैंने लिख दिया यहाँ पे, the frame in which Newton's first law is valid called inertial frame. तो बच्चों inertial frame का definitions तुमने अभी सीख लिया। कोई पूछेगा inertial frame का definition क्या है तो यही बताओ। और जिस फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड्स, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो चूंकि कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा परेशान हो जाओगे। हम लोग थोड़ा अभी शिफ्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे और कौन सा इनर्शियल है, कौन सा नॉन इनर्शियल है। न्यूटन ने कहा कि देयर एग्जिस्ट सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कुछ बच्चों ने कहा सर अर्थ का फ्रेम, क्या अर्थ का फ्रेम इनर्शियल है? वो हम लोग डिस्कस करें। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। इनर्शियल नॉन सर एक डाउट है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल पे मैं आऊंगा डिटेल में, बहुत सारे सवाल इसमें होते हैं जो तुम्हें बुकलेट में भी नहीं होगा। एचसी वर्मा में एक सवाल बहुत अच्छा है, वो करवाऊंगा। सर हम्म सर अभी देखो, दो कार है, वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे, तो अगर उसने ना एक कार ने एक्सेलरेशन बढ़ाई और दूसरे बंदे ने ना उस कार को देखा, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेम डिपेंडेंट है। पर है ना, जो दूसरे कार को देख रहा है वो ये भी सोच सकता है ना कि वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है तो जा रहा है ज्यादा जल्दी से। मैं इसको समझाता हूं कि
हमने कहा जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है ना? तो कैसे वैलिड नहीं है वो शायद अच्छे से भी नहीं समझ में आया, चूंकि मैंने समझाया नहीं, तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करता हूं, तो अथर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनना, जैसे मैंने एक सवाल लिया, एक प्रैक्टिकल्स करता हूं कि ये ब्लॉक है मास m का, और मान लेता हूं कि अभी जो मैं फ्रेम देख रहा हूं वो इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम मान लेता है कि ये है, और मैं देख रहा हूं कि ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 0 है। इनर्शियल है, जरूरी नहीं कि इनर्शियल में हर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 0 होगा, ये नहीं कर रहा हूं मैंने कहा कि मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं और मैं देखा कि इस पे एक्सेलेरेशन 0 है, तो ये फर्स्ट लॉ वैलिड होगा। हमने कहा एक्सेलेरेशन 0 है, तो इस फर्स्ट लॉ से कहेगा कि नेट फोर्स कितना है, 0। तो अगर मैंने देखा एक्सेलेरेशन 0, तो मैं श्योरिटी के साथ कहूंगा कि इस पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इट होल्ड्स। क्लियर? यस ये सर। नहीं कर रहा हूं कि इनर्शियल है तो सब बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 होगा, ये नहीं कर रहा हूं। अगर 0 है तो मैं कहूंगा नेट फोर्स 0। तो अभी मैंने देख लिया कि इस पे नेट फोर्स 0 है। अब ये कार मूव कर रही है, दिस इज मूविंग विद सम एक्सेलेरेशन a नॉट, मेरे रिस्पेक्ट में, मैं इनर्शियल फ्रेम हूं। अब ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि इसका एक्सेलेरेशन क्या है किधर है, a नॉट इधर है, किधर है, a नॉट इधर है, ये देखेगा। लेकिन ये फोर्स क्या देखेगा, ये देखेगा कि फोर्स तो 0 है जो हमने देखा, क्योंकि फोर्स तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। मतलब क्लियर हो रहा है? हाँ सर। मैंने देखा फोर्स 0, इसने भी देखा फोर्स 0, मैंने देखा एक्सेलेरेशन 0, मैंने देखा कि मेरा ये लॉ वैलिड हो रहा है, तो मैं कहा कि मेरा फ्रेम इनर्शियल है। ये कहेगा कि मैंने देखा कि इस पे नेट फोर्स 0 है बट मुझे एक्सेलेरेशन दिख रहा है, ये कहेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हो रहा। ये कहा कि नेट फोर्स 0 है तो इसको एक्सेलेरेशन 0 दिखना चाहिए, बट एक्सेलेरेशन दिख रहा है, मतलब ये फ्रेम इनर्शियल नहीं है, इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैल्यू नहीं है। क्लियर? यस सर, समझ में आ गया सर। अब मैं एक चीज और स्टेटमेंट बताता हूं। मैं देख रहा हूं कि इस पे इसका एक्सेलेरेशन a नॉट है, मैं इनर्शियल फ्रेम हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ में बताता तो ये एक्सप्लेन करता, बट पहले पूछ दिया तो मैं पहले बता रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि इसका एक्सेलेरेशन है, तो ये नहीं कहूंगा न्यूटन फर्स्ट लॉ रॉन्ग होगा। फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा है कि एक्सेलेरेशन 0 तो नेट फोर्स 0। अब न्यूटन सेकेंड लॉ इसलिए बता दिए, उसका न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो बॉडी एक्सलेट करता है। तो मैं देखूंगा इस पे एक्सलेट कर रहा है, मतलब इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है ना? तो ये नहीं कहूंगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ मेरे फ्रेम में गलत है, ये नहीं कहूंगा। मैं तो कहता कि एक्सेलेरेशन 0 होता और नेट फोर्स 0 नहीं होता, तब कहता इनवैलिड है। मैंने कहा कि एक्सेलेरेशन कुछ है और नेट फोर्स भी कुछ होगा। अब पता नहीं कितना नेट फोर्स है, जो भी है अभी बताऊंगा मैं। ये देखेगा, मान लो इसका भी एक्सेलेरेशन a नॉट है, कार का भी a नॉट है। अब कार देखेगा कि ब्लॉक m जो है उसका एक्सेलेरेशन 0 है, कार देखेगा कि नहीं? कार को क्या दिख रहा है कि ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 0 है। मैंने देखा ब्लॉक का एक्सेलेरेशन a नॉट है और मैंने देखा इस पे कुछ रिजल्टेंट फोर्स है, 0 नहीं है। ये भी देखेगा, ये देखेगा कि इसमें कुछ रिजल्टेंट फोर्स है, ये देखेगा, लेकिन ये देखेगा इसका एक्सेलेरेशन 0 है। ये क्या देखेगा, एक्सेलेरेशन 0 है। क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स हो रहा है इसके फ्रेम में? इसने देखा एक्सेलेरेशन 0, बट क्या देखा, नेट फोर्स कुछ है, मतलब फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, मतलब ये फ्रेम इनर्शियल नहीं है। क्या मैं समझा पाया तुम्हारे डाउट को? यस सर, यस सर, यस सर।
तो हमने फर्स्ट लॉ बच्चों बता दिया, फर्स्ट लॉ में तुमने ये सीखा, फर्स्ट लॉ वैलिड है सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में। अब सेकेंड लॉ करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट, अरे बाप रे, लक्षिका बहुत बड़ा मैसेज किया है, और थर्ड ने भी कुछ मैसेज किया है। अच्छा, Rate of change of momentum is हाँ। directly proportional to force applied. dp by dt is equals to f. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। एकदम तुम सही बता रहे हो, तुम्हारा स्टेटमेंट परफेक्टली राइट है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको अप्रोच कर रहा हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट कि अगर बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, अगर नेट फोर्स कुछ है तो बॉडी विल एक्सेलरेट, देन बॉडी विल एक्सेलरेट। एंड फोर्स और एक्सेलरेशन में सम रिलेशन होगा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और सेकेंड लॉ को मैं, तुमने जो इतना बड़ा लिखा, मैं उसको बहुत शॉर्ट में लिख देता हूं। अगर नेट फोर्स है तो दैट इज इक्वल टू दिस। और बच्चों, दिस इज न्यूटन्स लॉ, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, ये लॉ, ये फैक्ट है। इसका प्रूफ कुछ नहीं होता, इसका प्रूफ होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ऐसा होता है, देखा गया, इस रिलेशंस को वैलिड कर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट F is equal to m into a, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है, मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैं जितना बात बोलता हूं उसको एकदम ध्यान से सुनो, उसको बाय हार्ट करो। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? नेट फोर्स के डायरेक्शन में। बच्चे बोलते हैं तो कॉमन सा चीज बोल रहे हैं, और यही गायब हो जाता है दिमाग से। या रिवर्स में भी बोल सकता हूं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अगर तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन इधर है तो मैं ये बताऊंगा कि इस पे नेट फोर्स का भी डायरेक्शन यही होगा। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। या नेट फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा। इज इट ओके? दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, लेकिन तुम लोगों ने तो कुछ अलग बताया था, लेकिन तुम लोग ज्यादा सही बताए थे। ये मॉडिफाइड वर्जन है। हालांकि मैं इसलिए इसको पहले बताया बिकॉज इसी पे हम पूरा वर्क करेंगे, इसी की क्वेश्चंस को पूरा लिखेंगे। लेकिन न्यूटन ने एक्चुअली इस फॉर्मेट में नहीं कहा था, उन्होंने चीजों को मोमेंटम के बेसिस पे बताया था। दैट इज मोर बेसिक जो न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने एक्चुअली ये कहा था कि अगर बॉडी पे एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स है, तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। और उन्होंने कहा था नेट फोर्स, और ये भी रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा हूं, Fr, रिजल्टेंट फोर्स विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहोगे सर ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज m into v, mass into velocity। momentum is a very basic thing, basic physical quantity, बहुत important physical quantity। तो न्यूटन ने ये कहा था, इसी को हमने मॉडिफाई करके बुक्स में और आगे ऐसे करते हैं थोड़ा सिंपलर फॉर्म में। तुम कहोगे सर ये कुछ ज्यादा नहीं है, P के जगह पे mv लिख लिया, m को बाहर ले लिया। अगर m कांस्टेंट है तो, अगर जिस बॉडी को हम कंसीडर कर रहे हैं उस बॉडी का मास कांस्टेंट अगर है तो डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। अब यहां से यहां लिखा तो यह स्पेशल केस है, ये बेसिक है, ये स्पेशल केस है मास कांस्टेंट, और m into a लिख दिया। तो ये जो है ये स्पेशल केस है, ये जनरल केस है। दिस इज मोर बेसिक। Excuse me, sir.
यस, अनिकेत ने पूछा कि सर क्या ये पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है? नहीं, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी वैलिड होगा और हम दिखाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बट अभी के लिए न्यूटन्स लॉ के लिए हम जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसको पॉइंट मास जैसा ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी का मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, जैसे ये सिंपल मोशन है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड मोशन। हम आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड मोशंस में जाएंगे, एक्सटेंडेड बॉडी धीरे धीरे, है ना, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, फिर रोटेशन आता है। तो अभी हम दिखाने के लिए एक्सटेंडेड बॉडी दिखाएंगे और उसको पॉइंट मास जैसा ट्रीट करना है, बट ये नहीं कहेंगे कि न्यूटन्स लॉ सिर्फ पॉइंट मास के लिए बनी, ये नहीं कहेंगे, न्यूटन्स लॉ सबके लिए बनी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अभी हम लोगों ने क्या बताया, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, है ना। अब फिर से तुम कहोगे कि सर यहां पर भी एक्सलेशन तो फ्रेम डिपेंडेंट है और ये तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, तो ये सारे फ्रेम में वैलिड नहीं हो सकता है। ये इक्वेशन सारे फ्रेम में वैलिड नहीं। किस में वैलिड होगा न्यूटन सेकंड लॉ? किस फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Inertial. तो न्यूटन Inertial. सेकंड लॉ इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख लो नोटबुक पे, दिस इज आल्सो वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। अभी तो आप वैग आइडिया होगा कि इनर्शियल है कौन सा फ्रेम है, क्लियर करेंगे, लेकिन जो भी है ये सिर्फ वैसे फ्रेम में वैलिड है, सारे फ्रेम में वैलिड नहीं है, और जिसमें वैलिड नहीं है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल। और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी तुम्हें पता है? कोई बच्चा है कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज थर्ड लॉ? For every action, there is an equal and opposite reaction. क्या बात है, मेरा काम कर दिया, तो लिख लो For सारे। every action force, हाँ, force in nature, there are equal and opposite reaction. बहुत बढ़िया लक्षिका, बहुत बढ़िया। फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, है ना। मतलब अगर हमने इस वॉल को पुश किया उधर, तो ये जो वॉल है, ये जो बोर्ड है, ये मेरे पे एहसान नहीं करेगा, ये भी बैक मुझे पुश करेगा इधर। जितना फोर्स से मैंने पुश किया उतने ही फोर्स से इधर पुश किया। अब सार्थक बचपन में क्या किया था, एक बच्चे को, अपने फ्रेंड को एक पंच दे दिया। अब वो बच्चा क्या हो, इसकी मम्मी के पास आगे कंप्लेन करने, उसकी मम्मी। सार्थक याद है कहानी? अब सार्थक कहा कि यार हाँ sir. मैंने तो एक पंच मारा, मैंने जितना मारा उसने भी तो मुझे उतना ही मारा, अपोजिट एक्शन उतने ही मैग्नीट्यूड से, न्यूटन्स थर्ड लॉ फिजिक्स में। तो फिर किस बात की कंप्लेन? हमने मारा, तूने भी उतना ही मारा, ये तो फैक्ट है, तो कंप्लेन किस बात की? समझ में आ रहा है? हाँ sir. उसने सॉरी बोला था फिर. उसने बोला था हाँ यार मैंने मार दिया। विधि ताली बजा रही है। तो लॉ ऑफ नेचर की अगर हमने किसी को मारा तो वो भी मुझे उतना से ही मारा, लेकिन वो क्यों कंप्लेन करता है और क्यों रोता है तो सार्थक बताएगा। एनीवे बच्चों, क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई कंस्ट्रेंट है? क्या यहाँ कोई कंस्ट्रेंट होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए? नहीं होगा। इसमें एक्सेलरेशन कहाँ इन्वॉल्व है? फोर्स तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? तो हो गया न्यूटन्स लॉ फिनिश। बस कॉलेज में तो इतना ही पढ़ाया जाता है।
फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो 5 मिनट का काम। हमने तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बता दिया, लेकिन पता है इतना कुछ होने वाला नहीं है, हमें तो एप्लीकेशंस पार्ट पे ध्यान देना है। तो बच्चों हम थोड़ा सा बेसिस स्ट्रॉन्ग करते हैं। न्यूटन्स लॉ मैंने स्टेट कर दिया जो तुम्हें पता था, मैंने उसी चीज को बताया, इसमें एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जोड़ दिया। 5 से 10 मिनट का हमारा डिस्कशन हुआ, मैक्सिमम 15 मिनट का, कुछ कहानी भी बता दिए। अर्थम ने कहा इफ वी थ्रो ए क्ले ऑन वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल कम बैक टू अस बिकॉज इट विल नॉट बाउंस दैट मच। नहीं तो उसमें क्या हुआ, बाउंस करने के लिए क्या है, क्ले से वॉल की दोस्ती रहती है, वो कम फोर्स लगाता है, और इलास्टिक बॉल अगर थ्रो करोगे तो ज्यादा फोर्स लगाता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो बाउंस नहीं कर, कम ही लगा है, तो पहले उसके वेलोसिटी को रोक दिया, रोक के कहा यार चलो अब दोस्ती कर लेते हैं, और एक में कहा कि नहीं तूने मुझे अटैक किया और ज्यादा फोर्स लगाया, तो उसको रिपेल कर देता है, दूर चला जाता है। तो ये इधर से आया फिर इधर ज्यादा फोर्स लगा। और 10th में बच्चे, मुझे याद है कि 10th में जरूर, मुझे नहीं, बच्चे ऐसा करते हैं कि ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि 10th में बच्चों को बताता है ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, इसका मोमेंटम है mv0 p इक्वल टू, और ये रिबाउंड कर गया v0 से, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? minus mv naught, चेंज मोमेंटम minus 2 mv naught. हाँ, तो सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं 0, पहले भी mv0 बाद में भी mv0, लेकिन टीचर बताते हैं नहीं 2 mv0। मैग्नीट्यूड में अभी बता रहा हूँ, डायरेक्शंस में नहीं ले रहा हूँ। चेंज मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2 mv0, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर लगता है पगला गए, mv0 माइनस mv0 तो 0 होगा, तो बहुत परेशान करता है 10th क्लास में। लेकिन जो बच्चे समझते हैं वहां पे, जो टीचर्स अच्छे समझाते हैं कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई जो भी होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अथर्व तुम्हारा यही सवाल था कि अगर क्ले ने आकर के रुक गया तो उसका चेंज मोमेंटम हुआ mv0, और जो बॉल रिबाउंड हुआ उसका चेंज मोमेंटम हुआ 2 mv0। तो क्ले के केस में कम फोर्स लगा है बिकॉज मोमेंटम चेंज कम हुआ है, बॉल के फोर्स में, इलास्टिक बॉल में ज्यादा मोमेंटम फोर्स हुआ, तो दीवार ने उसको ज्यादा फोर्स लगा। आई होप कि हमने तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, सॉरी तुम्हारे डाउट को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया नहीं, हम आते हैं आज के टॉपिक में। टर्म आया फोर्स। तुम कहोगे सर आपने फोर्स फोर्स बार बार बोल रहे हो, फोर्स तो बताया ही नहीं। मुझे पता है तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, फोर्स के बारे में पता है। कितने फोर्स के नाम सुने हो, कैसा कैसा फोर्स होता है डिफरेंट। एक आध दो बच्चे मैसेज करो कि हाँ सर ये फोर्स होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, सार्थक जी ने जो पंच मारा था वो वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बुद्धि ने बताई, मैग्नेटिक फोर्स, air resistant force, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, Centrifugal force. Centripetal and centrifugal. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत बढ़िया। Weak force. Electrostatic, मैकेनिकल electrostatic force. nuclear force, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारे फोर्सेस के नाम बता दिए, और इसमें कुछ जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई बता रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बता रहा है। मैं तो ये बोलता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है, कुछ नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल Frictious है. एनीवे, टेंशन का फोर्स अमोघ ने बताया। बच्चों बहुत सारे नाम, 10 15 20 नाम तो आ चुके हैं अब तक। मैं क्या करता हूँ, फोर्सेस को ना थोड़ा कैटेगराइज कर देता हूँ, थोड़ा बेसिक बेसिक टाइप का। तो देयर आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट।
जितने भी फोर्सेज है ना उसको थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं नेचर वाइज, तो बेसिक 4 टाइप के फोर्स है। हालांकि ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूं थोड़ा नॉलेज के लिए। पहला किसी ने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। आइडिया तो तुम्हें है ही। ये ब्लॉक है, इस पे mg का फोर्स अर्थ लगा रहा है, ग्रेविटी का फोर्स। अर्थ पे एक फोर्स सन लगा रहा है, दूसरे प्लैनेट्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पता है 2 मास एक दूसरे फोर्स लगाता है। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, अलग नेचर का फोर्स है। और अब आते हैं बहुत सारे फोर्स। किसी ने कहा कॉन्टैक्ट फोर्स, किसी ने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसी ने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी ने कहा मैग्नेटिक फोर्स, किसी ने कहा केमिकल रिएक्शन में कुछ फोर्स लगता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड होता है, एनर्जी जनरेट होता है। जितने भी फोर्सेज हैं, टेंशन का फोर्स यज्ञेश ने बताया, अनिकेत ने बताया, ऑल फोर्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉमन लाइफ में जितने भी फोर्स तुम जानते हो, जो कॉमन लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऑल फोर अदर देन ग्रेविटेशन को छोड़ के सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आता है। मतलब सारे फोर्सेस का जो बेसिक नेचर है वो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंट्रैक्शन। पहले समझा जाता था कि इलेक्ट्रिक फोर्स अलग है, मैग्नेटिक फोर्स अलग है। बाद में मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि नहीं, दोनों रिलेटेड है, इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ऑल द फोर्सेज विच यू कैन रिकॉग्नाइज, तुम जानते हो। इनफैक्ट केमिस्ट्री में जब 2 केमिकल्स को मिलाते हैं उसके अंदर में जो चेंजेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होता है, वंडर वाल्स फोर्स, वो सब के सब इसी में आते हैं। तो अगर कोई पूछे टेंशन किस कैटेगरी का फोर्स है तो कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पूछेगा फ्रिक्शन किस कैटेगरी का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। जितने भी तुमने नाम दिया अभी तक, जितने नाम इसमें आए थे वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है अदर देन ग्रेविटेशन। तो बता सर आपने सब बोल ही दिया, तो बचा क्या? तीसरा, दैट इज कॉल्ड केमिकल। नहीं, केमिकल फोर्स भी इसी में आ रहा है। केमिकल फोर्स इज आल्सो इन दिस। String elastic force. Strong nuclear force. इलास्टिक फोर्स भी इसी में है। स्ट्रॉन्ग फोर्स या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कहोगे सर ये कहां लगता है? तो केमिकल रिएक्शन में भी बोल रहा हूं ये न्यूक्लियर Atoms. फोर्स जो है एटम्स में भी नहीं, एटम्स में भी जो फोर्स लगता है Nucleus. न्यूक्लियस के अंदर Protons and neutrons. प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस कितना छोटा है तुम्हें पता है ना? मैंने शायद कभी करवाया कि नहीं, बताया कि नहीं कितना छोटा है। मैं कभी कभी विजुलाइज करवाता हूं। एटम तो बहुत बड़ा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। और अगर किसी क्लास में मैंने कराया होगा, सार्थक याद है क्या? हाँ सर, वो फुटबॉल ग्राउंड वाला। एक न्यूक्लियस कंसीडर करते हो तो एटम कितना बड़ा है पता है? 10 सेंटीमीटर का अगर न्यूक्लियस है तो एटम यहाँ से 10 किलोमीटर इधर चला जाओ, 10 किलोमीटर का सर्कल ले लो, ऊपर 10 किलोमीटर, नीचे 10 किलोमीटर, आकाश पाताल सब हो जाएगा। ये एटम का साइज है। तो इमेजिन कि न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होता है। रियली मैंने कैलकुलेट करके बताया होगा किसी बच्चों का। फुटबॉल ग्राउंड नहीं, फुटबॉल से बहुत ज्यादा मैंने कहा था। 10⁻⁻15 femtometer. अर्थ का 1/4 पार्ट। मैंने कहा था अगर ये 10 सेंटीमीटर का हमने लिया, 10 सेंटीमीटर रेडियस का न्यूक्लियस, 10 सेंटीमीटर सपोज इतना बड़ा है,
तो न्यूक्लियस के साइज होता है 10⁻15 और एटम का साइज होता है 10⁻10 फ्यू एंगस्ट्रॉम। तो न्यूक्लियर एटम का साइज बाय न्यूक्लियस का साइज अगर करोगे तो 10⁵ आएगा। अगर न्यूक्लियस का साइज 10 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो एटम का साइज हो जाएगा 10⁴ मीटर दैट मीन्स 10 किलोमीटर। मैं कह रहा हूं कि एटम अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस अगर लिया तो एटम जो हम कंस्टिट्यूट करेंगे यहां से 10 किलोमीटर, इमेजिन करो जहां बारिश होती है ना, जहां से पानी गिरता है वो आकाश भी आ जाएगा, सब ऊपर नीचे, ये पूरा एटम का साइज है। और ये पूरा स्पेस एम्प्टी है। दैट्स व्हाई स्कैटरिंग प्रॉब्लम के बारे में अगर मुझे नहीं याद है तुम्हारी क्लास में कभी डिस्कस किया गया, अदरवाइज मैं पहला लेक्चर में यही कभी कभी करता हूं, ये विजुलाइज कराता हूं कि द होल स्पेस इज एम्प्टी, ये न्यूक्लियस है। इसलिए अल्फा स्कैटरिंग जब करवाए थे उन्होंने, तो जो अल्फा पार्टिकल सब गया था वो सारे के सारे सीधे सीधे पास हो गए थे, डेविएशन नहीं हुआ था। तो बेसिक थिंग कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग में सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर गए थे, लेकिन तुम लोगों से मैं पूछूंगा तो क्या तुम लोग कहोगे सर अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हो गया था? इंडियन ऑथर में ही लिखा था, फोकस इज दैट कि अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे विदाउट डेविएशन 99% विदाउट डेविएशन पास कर गया। फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट विद सर्टेन एंगल, फ्यू विद ग्रेटर एंगल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट रिटर्न्ड बैक। जो न्यूक्लियस को सीधे जाया था, सोचो इतना बड़ा एटम अगर कहीं से बुलेट फायर हो रहा है, नासिक पूरा नासिक कवर हो जाएगा उस एटम में, तो सारे बुलेट तो सीधे सीधे पास करेंगे। जो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा वो थोड़ा डेविएट करेगा, जो सीधे सीधे न्यूक्लियस पे जाएगा वो सीधे रिबाउंड होगा। एनीवे हम लोग इस पे अभी टाइम नहीं देंगे। तो ये मैं बात कर रहा था, एटम का इंटरेक्शन न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, एटम का इंटरेक्शन न्यूक्लियर फोर्स नहीं, केमिकल रिएक्शन में एटम का मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होता है, तो वो इसी में है। न्यूक्लियर फोर्सेज कितना छोटा है तुम्हें समझ में आ गया, उसके अंदर भी प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके बीच में जो फोर्स लगता है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, दूसरे भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहां भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहां भी है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। अगर कहा जाए कि बाकी फोर्सेस छोड़ दें, जो हम स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं हो तो ये तो ब्लास्ट कर जाए, ब्लास्ट। लेकिन इस रिपल्सन फोर्स को बैलेंस करके और स्ट्रांगली बाउंड करके, स्टेबल न्यूक्लियस है, रखने वाला फोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इसके फोर्स से ज्यादा मैग्नीट्यूड का, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का, 100 टाइम्स ग्रेटर है रफली, जो इसको बैलेंस किए हुए है। तो न्यूक्लियर फोर्स कहां लगता है? इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके अंदर का फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा, बिकॉज एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस पे ना बहुत दूर है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना बहुत कम डिस्टेंस होगा तभी लगता है, ज्यादा डिस्टेंस में ये लगता ही नहीं, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो एक एटम और कहोगे सर दो एटम में दो न्यूक्लियस का फोर्स जो है वो लगाएगा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स नहीं। दो एटम का न्यूक्लियस बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगी। अब कहोगे सर ये 3 हो गया, चौथा कहां से लाओगे? चौथा कहां, कौन सा फोर्स है? अब तो न्यूक्लियस के भी अंदर चले गए, Weak force. बैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो बहुत जानते हो यार, बेकार में ही पढ़ा रहा हूं। बहुत बढ़िया। फोर्थ काइंड ऑफ फोर्स इज वीक फोर्स। हालांकि इसको न्यूटन्स लॉ से लेना देना नहीं है, मैंने बात चली तो पढ़ा दी।
Normal. नॉर्मल फोर्स किसमें है? नॉर्मल फोर्स इसमें है। जो मन में आ रहा है सारा फोर्स को आंख मूंद के बोल दो इसमें, खाली ग्रेविटेशन ध्यान देना, ग्रेविटेशन नहीं है। कितनी बार अब बोलूं? वीक फोर्स कहां लगता है? वीक फोर्स जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो बना हुआ इनसाइड प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन भी किसी चीजों से बना हुआ है, क्वार्क्स एंड अदर थिंग, उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसके लिए वीक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो वीक फोर्स और भी छोटे डिस्टेंस के लगेगा। न्यूक्लियर प्रोटॉन के अंदर कभी कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो वीक फोर्स है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होता है। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, बहुत मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत कम डिस्टेंस होगा तभी एक्ट करता है, ज्यादा डिस्टेंस में ये नहीं एक्ट करता। और वीकेस्ट इन नेचर, कैन यू गेस सबसे वीकेस्ट इन नेचर कौन सा फोर्स है? एनीवन? Weak force. Gravitational. वीक फोर्स लगेगा तुम्हें, Gravitational. फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ये बहुत ही छोटा फोर्स होता है। ये ग्रेविटेशन फोर्स तभी हम कंसीडर करते हैं जब वन ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडी हैज वेरी लार्ज मास। जैसे अगर मैं ये दो मास ले, दोनों बहुत ही स्मॉल मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल। लेकिन अर्थ बहुत बड़ा मास और ये एक बॉडी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इसलिए इसके और अर्थ के बीच में फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स होगा। 5 भी नहीं होगा, 100 ग्राम है, 1 न्यूटन का होगा। इतना बड़ा अर्थ, कुल मिला के पूरा अर्थ मिलकर के इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा। अर्थ एंड सन दोनों बहुत बड़ा है, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अप्रिशिएबल है। क्लियर? लेकिन ये जो पढ़ा ना, ये न्यूटन्स लॉ में अभी हमें कोई काम नहीं देगा, ये तो बस एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ऐसे ही पढ़ा दिया, नॉलेज के लिए पढ़ा दिया। इसलिए पढ़ा दिया कि बुकलेट में कहीं सम होगा, अच्छी वर्मा में एक आध सम होगा कि फ्रिक्शन फोर्स किस नेचर का फोर्स है, तो तुम ये मत बोलोगे कि हाँ सर ने तो पढ़ा है, कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन तुम लोगों का दिल लग रहा है सर मैंने इतने सारे नाम बताए, आप तो कुछ भाव नहीं दे रहे हो। टेंशन का फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैं तुम्हें वो भी भाव देता हूं। तो बच्चों मैं कुछ फोर्स को ना समझाता हूं और एकदम बेसिक से बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि तुम एकदम अच्छे से समझना। तो पहला मैं फोर्स ले रहा हूं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जब भी दो बॉडी, दो सरफेस कांटेक्ट में होगा Force. तो उसके सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस में फोर्स लगा, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है तो वो सरफेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा ड्यू टू कांटेक्ट, इसलिए उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। उस कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, उसमें से उसका एक कंपोनेंट सरफेस के Perpendicular direction. सरफेस के नॉर्मल होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जो नॉर्मल के डायरेक्शन में है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना। तो if two surfaces are in contact,
The force is called contact force. Component of component of contact force normal to the surface is called normal force. हो सकता है कांटेक्ट फोर्स इसी के लॉन्ग हो सकता है किसी एंगल को। तो मैं अब क्या करता हूं, रिजॉल्व करके देखता हूं। एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है, सरफेस के नॉर्मल, उसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे। एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जो सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगा रहा है उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। Excuse me, sir. नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग क्या होता है वो बता रहा हूं बच्चों। ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा और घर पे भी, या तुम अपने पेन जिसमें टिप टिप वाला पेन होता है उसमें निकालो तो स्प्रिंग दिखता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, रिलैक्स स्टेट में है, ये बच्चों नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है और नेचुरल लेंथ से हमने क्या किया, इलोंगेट कर दिया। इस फिगर में दिखा रहा हूं, मतलब हमने यहां से x इलोंगेट कर दिया है। नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस पुल कर लिया, तो कहेंगे x इलोंगेशन है। क्या लग रहा है तुम्हें, ये स्प्रिंग कैसा फोर्स लगा रहा होगा? इधर लगा रहा होगा। A spring will apply force on the Pull. पुल करेगा। ब्लॉक पे इधर लगा रहा है स्प्रिंग का फोर्स। ये फोर्स क्या लिखा हूं, फोर्स बाय अ स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। Pull force. और इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैं बता रहा हूं, k इंटू एक्स। कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चों को नहीं। k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, सम कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग का नेचर अलग अलग, स्प्रिंग का अलग ही होता है। स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है Stiffness constant. सो स्प्रिंग के फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया बच्चों कि स्प्रिंग फोर्स जितना इलोंगेट करोगे स्प्रिंग उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। ये पर्टिकुलर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है स्प्रिंग का। लेकिन कुछ बच्चों को मन में आ रहा होगा कि सर हमने तो बुक में पढ़ा F इक्वल टू माइनस के एक्स, आपने तो लिख दिया प्लस के एक्स। Direction. तो बुक में सही पढ़ा, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इक्वेशन है एक्चुअली। ये जो लिखा हुआ वेक्टर, यहाँ पे जो मैंने लिखा वो स्केलर लिखा, मैग्नीट्यूड दिखाया, लेकिन डायरेक्शन मैंने दिखा दिया अलग से। कहा कि kx मैग्नीट्यूड का है और इधर है। If you write in this case, so this is vector equation, और ये माइनस साइन ये बताता है कि फोर्स एंड x आर इन अपोजिट Opposite direction.
बट मैं कहूंगा कि तुम ऐसे लिखो, जब हम एफबीडी जब ड्रॉ करने के लिए फोर्स दिखाने के लिए कहूंगा तो शो द डायरेक्शन, राइट द मैग्नीट्यूड, सो राइट F is equal to kx and show the direction, don't write F is equal to minus kx. so strongly recommend कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, न्यूटन्स लॉ में जब भी हम लिखेंगे तो F is equal to minus kx मत लिखना, F is equal to kx, और डायरेक्शन दिखाना है किधर लग रहा है। तो अगर किसी ने माइनस एक्स याद किया है तो ये रखो कि हाँ होता ही। अगर स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, यहां से यहां लेके चला गया, ऐसे ले आया, कंप्रेस कर दिया तो नजदीक नजदीक हो जाएगा, तुम भी ऐसे ही ड्रॉ करना। सो इसको अगर मान लो x डिस्टेंस कंप्रेस कर दिए तो स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन F, दैट इज आल्सो kx, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर। आई होप कि समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एनीवन हैव एनी डिफिकल्टीज? No, sir. हमने पूछा सर व्हाट इज k, वैल्यू ऑफ k, अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग वैल्यू रहेगा। अगर मैं कहूं कि स्प्रिंग हैज a spring constant 10 न्यूटन पर मीटर, या 100 लेता हूं, 10 न्यूटन बहुत छोटा हो जाएगा, 100 न्यूटन पर मीटर, and the spring is compressed by 10 centimeter from natural length, then find F, find the spring force. 10 Newton. तो क्या कहोगे, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स, k इज 100 न्यूटन पर मीटर, x इज 10 सेंटीमीटर, बट यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 न्यूटन सॉरी 100 न्यूटन पर मीटर इंटू 0.1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सो अथर्व का डाउट क्लियर हो गया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया बच्चों? नॉर्मल रिएक्शंस क्या होता है, स्प्रिंग टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द रॉड, और स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटी का फोर्स तो तुम्हें पता है, बताने की जरूरत है क्या? ग्रेविटी का फोर्स mg, किधर, डाउनवर्ड। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। अब ये तो हमें बस बेसिक चीजें बताया, ये तो बिना बताए हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कॉमन सेंस की चीजें थी, ये रियली में कॉमन सेंस का था। ये इसलिए पढ़ा, हर टीचर ये सब नहीं पढ़ाता है, इतना नहीं कोई बताता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे यही डाउट पूछते हैं तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ तो खत्म ही कर दिया मैंने, चैप्टर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिया। अब जो है वो है एप्लीकेशन। पूरा चैप्टर न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन ही है, और नेक्स्ट क्लास से बहुत मजा आएगा, इनफैक्ट अभी से ही मजा आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद से, और नेक्स्ट क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, अगर मिस किया तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। तो न्यूटन्स लॉ से मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता हूं, क्योंकि यहां से गड़बड़ हुई तो चीजें गड़बड़ होती रहेगी। एप्लीकेशन पार्ट, बच्चा न्यूटन्स लॉ को जब एनालाइज करना है तो सिस्टम में, मतलब
एक बॉडी हो सकता है सवाल में, फिगर रहेगा 2-3 बॉडीज हो सकते हैं। फिर तुम्हें डिसाइड करना होगा कि हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके कुछ चीजें पता करना है, तो पहले किसके मोशंस को एनालाइज करें, किसके मोशंस को कंसीडर करके हम कुछ निकाल सकते हैं जो पूछा गया है। ये अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बट टाइम के साथ समझ में आएगा कि पहला स्टेप तो ये डिसाइड करना है कि किस बॉडी के मोशंस को हमें एनालाइज करना है, किस बॉडी के मोशंस को एनालाइज करने से हमें फायदा होगा। तो डिसाइड बॉडी whose motion has to be analyzed. पहला क्या हुआ, डिसाइड बॉडी हुज मोशन हैज टू बी एनालाइज्ड, ये डिसाइड करना। दूसरा, ये बहुत अभी नहीं क्लियर होगा, समझ समय के साथ आ जाएगा। दूसरा, जब हमने डिसाइड कर लिया कि इस बॉडी को एनालाइज करना है, ड्रॉ द बॉडी फ्री, draw the body separately या free from the others. अब सिस्टम में हो सकता है 2-3 बॉडीज हो, हमने कहा कि इसको अभी हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इस पे सोचते हैं, इस पे वर्क करते हैं, तो उस बॉडी को हम अलग से ड्रॉ कर देंगे। तीसरा, जो सिस्टम में बॉडीज था उस पे हमें ये देखना है कि उस बॉडीज पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, ये न्यूटन्स लॉ का सबसे फ्लो चार्ट समझो, ऐसे ही प्रोसीड करना है। रिकॉग्नाइज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। सुनना, हमें पहचानना है वो सारे फोर्सेज को जो बॉडी पे लग रहा है, जो बॉडी पे कोई अदर लगा रहा है, मैं लगा रहा हूं, अर्थ लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन लगा रहा है, कौन कौन सा फोर्स है, वो सारे फोर्सेस को पहचानना है। चौथा केस, फोर्थ पार्ट, draw the force vectors. Draw the force vector, कौन सा, द मतलब ये जो अभी डिस्कस किया, acting on the bodies, मतलब कौन सा फोर्स acting on the body, वो सारे फोर्सेस को ड्रॉ करना है। वेक्टर्स कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे अभी हम दिखा रहे थे कि यहां पे ब्लॉक है, इस पे एन लग रहा है, वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर साइन ड्रॉ करना है, इसका मैग्नीट्यूड पता है तो लिखो, नहीं पता है तो अननोन है तो अननोन लिख दो, ऐसे अभी समझाऊंगा। एक और चीज मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, डू नॉट ड्रॉ forces applied by the body। जब हम फोर्स वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो डू नॉट ड्रॉ, अंडरलाइन कर लो, फोर्सेस अप्लाइड बाय द बॉडी, वो बॉडी किसी पे कितना फोर्स लगा रहा है ये नहीं दिखाना है। और पांचवा, फिफ्थ स्टेप, resolve the forces according to your convenience। according to your convenience,
कन्वीनियंस का स्पेलिंग हो सकता है गलत हो। मैंने क्या कहा बच्चों, रिजॉल्व द फोर्सेज, ये समझ में नहीं आएगा बहुत ज्यादा, ये प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा कि कन्वीनियंस मतलब, कन्वीनियंस का मतलब किधर रिजॉल्व करके हमें फायदा होगा, किस डायरेक्शन में करना चाहिए, किस डायरेक्शन में करने से हमें इक्वेशन सही से मिलेंगे, कैसे सवाल सॉल्व होंगे, तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट कौन सा होगा, ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा। रिजॉल्व करना ये पता है, और रिजॉल्व करने के बाद 6th में राइट न्यूटन्स लॉ। क्या है न्यूटन्स लॉ? F इक्वल टू ma। अब इसको मैं समझाऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में यही मेरा होगा, इसको समझाना है। ये हमने तो बस F इक्वल टू ma लिख दिया, इसको एनालाइज नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो ये स्टेप्स है बच्चों, और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना करना है। और ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन एक फ्लो चार्ट मैंने पहली बार दे दिया, 1 से लेकर के या 2 से लेकर के 5 तक, 2 से लेकर के 4 तक कहो, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और फिजिक्स में इंटरेस्ट, फिजिक्स में मजा यहीं से स्टार्ट होता है, फिजिक्स की तरफ बच्चों का इंक्लिनेशन यहीं से स्टार्ट होता है। यार फिजिक्स में मजा आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है मतलब पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है, आ रहा है मतलब पढ़ाने वाला अच्छा है। तो ये आएगा नेक्स्ट क्लास से, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या करते हैं, बॉडी ड्रॉ किया, सारे फोर्सेस देखे, फोर्सेस किधर लग रहा है वो दिखाया। अब मैं 1-2 सवाल करता हूं, सो 10 से 15 मिनट और क्लास लूंगा, उसके बाद फिनिश करूंगा। क्या ये मिटा सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, और सारे बच्चे एकदम ये रखना, एकदम बेसिक से जा रहा हूं, जिसको समझ में आ रहा है पहचान कर तो ना, मैं स्लो चल रहा हूं, नहीं समझ में आया तो बोल देना है। धीरे धीरे ये फास्ट होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। 100% समझ में आना चाहिए अभी, 100% जो अभी मैं कर रहा हूं। एक M1 ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ। मैं कहूं कि M1 का FBD ड्रॉ करो, यहां पे तो एक ही बॉडी है, तो अदर से अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो दिखाना है। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले इस पे एक तो फोर्स ग्रेविटी का है, भूलना मत, ये तो सबको याद रहता है, M1G। किधर लग रहा है? नीचे, डाउनवर्ड। सो ऐसे दिखा दिया मैंने। Normal force. ऑफ M1, तो M1 पे सरफेस कितना लगा रहा फोर्स? सरफेस नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, किधर? ऊपर, Upward direction में. M1 भी लगा रहा है, M1 इधर नीचे लगा रहा होगा एंड, बट M1 कितना लगा रहा है वो नहीं दिखाना है। सरफेस कितना लगा रहा है इस पे? फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अप्लाइड बाय अदर्स, अप्लाइड बाय द बॉडी नहीं। दिस इज FBD कंप्लीट, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, यही 2 फोर्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2,
मैं कहूं ड्रॉ द एफबीडी ऑफ M2. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ FBD ऑफ M2. अब देखो ये दो बॉडी तो मैं अलग से ड्रॉ कर लिया M2. सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, सारे बच्चे, मैं सिर्फ अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन, सिर्फ एफबीडी ड्रॉ करवा रहा हूं। M2 पे कौन सा फोर्स, 8 तो लगाएगा, 8 तो छोड़ेगा नहीं, M2G। और कौन सा फोर्स है, M1 के साथ कांटेक्ट में है, M1 ऊपर लगा रहा होगा, पुश कर रहा होगा। लेट्स ये इसको N ले लेता हूं या N' ले लेता हूं, N'। ये N' कौन सा फोर्स है, M1 का फोर्स M2 पे। ड्रॉ एफबीडी ऑफ M1, अलग से ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये विजुलाइज करने के मैंने सरफेस दिखा दिया, थोड़ा सा विजुलाइजेशन होगा, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस सरफेस, बट मुझे लगता है विजुलाइजेशन होता है इसलिए दिखाता हूं। दिस इज M1। कौन कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल, mg and n। और ये M2 लगा रहा होगा, M2 छोड़ेगा थोड़ी, M2 लगा रहा होगा, किधर, नीचे पुश कर रहा होगा, नीचे। एरो को ध्यान दो, नीचे। ये कौन सा N', कोई ऐसे ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, N' डजंट मैटर, कोई नीचे भी ड्रॉ कर सकता है। कहां से स्टार्ट करें वो मैटर नहीं करता है, डायरेक्शन मैटर करता है। ये थोड़ा सा घिच पिच ना हो जाए तो मैंने ऐसे दिखा दिया, दिस इज N'। और एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये लगा रहा होगा, कुछ अलग होगा, N। सरफेस कुछ अलग लगा रहा होगा। कोई बच्चा कहता है सर ये सरफेस भी M2 पे लगा रहा है, नहीं, ये सरफेस M2 पे नहीं लगा रहा, फोर्स कांटेक्ट में नहीं है। और सर जो ग्रेविटेशनल है तो फिर क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ M1 पे ये तीन फोर्सेज हमने दिखाया और तुम्हें समझ में आ गया डायरेक्शन के साथ? Yes, sir. दो फोर्सेज, Yes, sir. गुड। अगर समझ में आया तो देखो एक और ड्रॉ कर लो, देखते हैं ये सही सही ड्रॉ करते हो कि नहीं। M1, M2, M3, F1, F'। ये तीन ब्लॉक हैं, ये टच कर रहा है, सरफेस को टच कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि हवा में नहीं है, ऑल आर टचिंग। दिस इज द फोर्स, दिखा दिया मैंने, मुझे एफबीडी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एफबीडी ऑफ M1। M1 का फ्री फ्रॉम द अदर्स दिखा दिया, मैं M1 का ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी तुम ड्रॉ करना। एक फोर्स लगेगा M1G, पहला M1G, ये सरफेस कुछ लगाएगा, लेट्स नाम दे दिया N1, और ये एक्सटर्नल फोर्स F, एक फोर्स छूट रहा है। अंकित सिंह, कौन सा फोर्स छूट रहा है? फोर्स बाय M2। बहुत बढ़िया, फोर्स बाय M2। M2 इस सरफेस पे कैसे फोर्स लगाएगा, पुश करेगा ऐसा। लेट्स इसको नाम दे दिया N'। कुछ भी नाम दे दो, NA, NB जो भी है। सर हाँ बोलो, शायद। सर अगर उन फोर्सेस की वजह से मोशन हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा ना? हाँ, अगर मोशन है, मैं अभी मान लेता हूँ इसको फ्रिक्शनलेस बोलता हूँ, चलो मैं फ्रिक्शन लाया नहीं इसलिए मैं नहीं बोला, फ्रिक्शनलेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना। बहुत बढ़िया।
क्योंकि अभी फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ में फ्रिक्शन नहीं लाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए दूसरा चैप्टर है, फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा। ओके, तो न्यूटन्स लॉ में जितने भी सवाल मैं कराऊंगा तो मैं हर बार बोलूंगा नहीं, हालांकि सवाल दूंगा तो उसमें लिखा रहेगा फ्रिक्शन लेस है, बट मैं बोर्ड पे बता रहा हूं तो फ्रिक्शन लेस ही मानना है। ओके, लेकिन जब हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे या उसके बाद तो फिर हमें बताना पड़ेगा फ्रिक्शन है या नहीं। अभी के लिए, टाइम बीइंग के लिए ये एज्यूम कर लें। तो मैंने अभी कहा कि ये एन डैश लगा, ये हो गया M1 का एफबीडी। कैन यू ड्रॉ एफबीडी ऑफ M2? खुद से ड्रॉ करो। हंड्रेड % समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 10-20% से नहीं काम चलेगा। M2 जी नीचे लग रहा है, इसको मान लिया N2 ऊपर लग रहा है, पुश कर रहा है, एंड M1 पे M2 ने इधर लगाया तो M1 ने इधर लगाएगा, इधर पुश करेगा, इट विल पुश इन दिस वे। M3 भी टच में है, M3 भी पुश करेगा। लेट्स इसको N डबल डैश लिख लिया। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे बच्चे सही ड्रॉ किए होंगे। M3 का M3G नीचे, N3 लेट्स नाम दे दिया N3 ऊपर, M3 इस पे N डबल डैश इधर, तो M2 इस पे लगाएगा इधर N डबल डैश इन, और एक एक्सटर्नल फोर्स है F डैश। यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस डायग्राम में नहीं समझ में आया या उसने गलती किया और हमारे समझाने के बाद, लिखने के बाद भी नहीं समझ में आया? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। सर फोर्स F का M2 पर भी कोई इम्पैक्ट होगा? हाँ, यही चीज, यही डाउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दिस इज कॉमन डाउट, ये मैं बोलने वाला था। मैं तुम्हारी तरफ से आ गया तो अच्छी बात है। तुम लोग क्या करते हो बाद में गलतियां, या टीचर्स को सही से एफबीडी नहीं पढ़ाया तो वो बच्चे क्या गलती करते हैं, ये F इस पे भी लगा देते हैं, ये F इस पे भी लगा देते हैं। नहीं, ये F सिर्फ M1 पे लग रहा है, सिर्फ M1 के एफबीडी में आएगा। लेकिन कन्विंस नहीं हो पा रहे हो तुम लोग। नहीं, इस F का तो इम्पैक्ट इस पे आएगा, जैसा किसी ने नया साइड बोला। यस, इम्पैक्ट आएगा, इनडायरेक्टली आएगा। वो इम्पैक्ट इस एंडेस से दिखेगा। तो हम F नहीं इस पे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे ये एंडेस लगा है, ये F चेंज होगा तो ये एंडेस चेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? Yes, sir. यस सर। अगर ये F चेंज होगा तो ये एंडेस चेंज होगा, लेकिन मैं M2 पे F का नहीं ड्रॉ करूंगा, F नहीं दिखाऊंगा M2 पे, F तो M1 पे लग रहा है, उसका इंपैक्ट ट्रांसफर हो रहा है बाय एंडेस। सो दिस इज करेक्ट एफबीडी। और ये कॉमन मिस्टेक होता है, ये कॉमन मिस्टेक आई होप कि तुम लोग नहीं करोगे। सर बोलो सर, F का मतलब F का जो मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड से M2 को लगेगा? नहीं, दैट विल डिपेंड, कि मोशंस कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, F डैश क्या है, F क्या है, मासेस क्या है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं निकलवाऊंगा फाइंड एन डैश, फाइंड एन डबल डैश, ये इसी निकलवाने की तैयारी में हूं मैं। सो सर्टेनली ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर तूने ये कर लिया तो ये 90% काम है, बाकी 10% काम है, तो तुमने 90% सीख लिया। 10% में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ओके थर्ड, ओके यस सर।
बच्चों एक स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है, स्ट्रिंग से ऐसे अटैच करके रख लिया। इस स्फीयर का एफबीडी ड्रॉ करना है। ड्रॉ एफबीडी draw FBD of a sphere M. थैंक यू पार्थ। पार्थ ने Excuse me, sir. जाए। मैं दिल से पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बच्चों को डांटता भी हूँ। आज का लास्ट सवाल। दो स्फीयर है, ये तो डॉटेड लाइन दिखा दिया, दोनों सेंटर को मिला दिया, और एक सिलेंडर में रखा हुआ दो स्फीयर। मुझे एफबीडी ड्रॉ करना है दोनों का। ड्रॉ एफबीडी ऑफ M1 एंड M2। हालांकि कहने के लिए इसको अलग से ड्रॉ करने की जरूरत है, बट मैं क्या करता हूं, मैं यहीं पे दिखा देता हूं कितना ड्रॉ करूं अलग से। मैं M2 का ड्रॉ करता हूं और तुम लोग बताना कि सही सही कर रहा हूं कि नहीं। पहला M2 पे ब्लैक कलर से लिखूंगा, यहां से लेट्स N या N2 लिख लेता हूं। ये स्फीयर इस पे लगाएगा, इसको मान लेते हैं N डैश। M1 ने M2 पे N डैश इधर लगाया, पुश किया, ये भी सेंटर से जाएगा, ये थोड़ा ऊपर दिखा दिया, नीचे रहेगा। M2 का एफबीडी कंप्लीट हो गया। M1 का M1G, लेट्स ये N1, कुछ नाम दे दिया, अननोन है, लेकिन यहां पे मैं दिखाऊंगा तो ये N डैश ही दिखाऊंगा, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये इस पे N डैश, M2 भी इस पे फोर्स लगाएगा। इधर एक फोर्स और छूट रहा है, चेतना। नॉर्मल नॉर्मल फोर्स सर बॉटम सरफेस से नॉर्मल। बॉटम बेस से सरफेस। नॉर्मल। लेट्स की इसको N लिख लिया, तो इसका भी एफबीडी कर लिया, इसका भी एफबीडी कर लिया। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, सरफेस इज स्मूथ। सर वो नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की, स्प्रिंग की। डायरेक्शन इज स्मूथ। A small m, capital M, pulley, assume pulley to be connected in the capital M। मतलब पुली पे जो फोर्स लग रहा है उसको कैपिटल M पे फोर्स दिखाऊंगा। इसका एफबीडी ड्रॉ करना है।
यस सर। गौरव ने कुछ लिखा, मुझे समझ में नहीं लगा, तो कुछ तारीफ ही लिखा है। शायद जो पढ़ाते हो सब समझ में आ जाता है। बहुत बढ़िया गौरव। अभी क्या करना है, स्मॉल एम का एबिलिटी ड्रॉ करना है। ये अच्छा से सवाल है, आज सीख लिया, ये मतलब आज का क्लास तुम्हारा बहुत सफल रहा। स्मॉल एम का एबिलिटी सर इसमें वेक्टर रेजोल्यूशन भी आता है ना? वो सिखाऊंगा, रिजॉल्व करने तुम्हें आता ही है, वेक्टर मैंने सिखा दिया। अभी तो वेक्टर ड्रॉ करना सीख जाओ, नेक्स्ट क्लास वही करेंगे। तो या तो मैं अलग से ये ड्रॉ कर लेता हूं, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, या इसमें भी दिखा सकता था। सो देखो ये स्मॉल एम, कौन कौन सा फोर्स, स्मॉल नॉर्मल और mg। नीचे, ये ग्रेविटी का फोर्स है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, अगर जिसने गलती नहीं किया मतलब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। नॉर्मल फोर्स, कैपिटल एम का नॉर्मल फोर्स इधर इधर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या तुम में से अभी कर रहे होगे, नॉर्मल फोर्स इधर लिखते हैं। दिस इज रॉन्ग। सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, एन का ये हो गया। और कौन सा फोर्स है, टेंशन का फोर्स, इधर देखो, इधर टी ऊपर पुल करेगा टी। ये हो गया फोर्स ऑन एफबीडी ऑफ स्मॉल एम। कोई फोर्स बचा क्या? नहीं। mg लिख लिया, n लिख लिया, t लिख लिया, 3 फोर्स है। कैपिटल एम को मैं यही दिखाता हूं रेड कलर से, कैपिटल एम का फोर्स। पहला कैपिटल mg, दूसरा यहां से n डैश, कौन लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल बेस। स्मॉल एम लगा रहा था, कितना इधर, कितना n, नॉर्मल। स्प्रिंग का फोर्स, ये कंप्रेस्ड है, सपोज कंप्रेस्ड बाय x नॉट, मैंने दे दिया। सो स्प्रिंग का फोर्स कंप्रेस है तो पुश कर रहा होगा इधर। ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ कि x नॉट का। और अब इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रिंग का टेंशन, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड नहीं है। पुली को हमने कहा कनेक्टेड मानो कैपिटल एम में, पुली पे फोर्स इधर लग रहा है। देखो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग का टेंशन इधर इधर टी, ये समझना मुश्किल है। यहां पे स्ट्रिंग पुल करेगा इधर टी। इतना मन से पढ़ा, ये समझ में आ जाना चाहिए। सो आज जिसको ये एफबीडी समझ में आया, मतलब आज का क्लास बहुत सफल रहा। आज तूने कुछ सीखा। सर वो पुली ने लगाई पुली क्या का नॉर्मल फोर्स कैपिटल एम पे लग सकता है ना? पुली को हमने मान लिया कैपिटल एम का ही पार्ट है, मतलब पुली के साथ वो है कैपिटल एम। यही तो मैं बोल रहा हूं, कैपिटल एम इज पार्ट ऑफ द पुली, सॉरी पुली इज पार्ट ऑफ द कैपिटल एम। इज इट क्लियर? हमने कैपिटल एम मतलब इसको माना है कैपिटल एम, किसको? ये पूरा कैपिटल एम, इसका एबिलिटी ड्रॉ किया मैंने। अगर पुली को नहीं लोगे तो पुली इस पे कितना फोर्स लगा वो दिखाया, तो पुली कितना फोर्स लगाना मुश्किल होगा बताना। इजंट इट? किधर लगाया, कैसे हिंज्ड है। इसलिए हमने स्मार्टली क्या किया, पुली को कैपिटल एम का ही पार्ट मान लिया, तो फिक्स है ना, वो हिलेगा नहीं। अगर कैपिटल एम आगे जा रहा है तो पुली भी साथ साथ जाएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? पुली को कैपिटल एम के साथ मानना जरूरी था। और पुली को माने तो पुली पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है।
हम आगे और सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि एक से ज्यादा बॉडी को अगर सिस्टम लेते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम, मोर देन टू बॉडी, मोर देन वन बॉडी। उस सिस्टम का एबिलिटी नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर स्प्रिंग एक्सपैंडेड होगा तो जो हम kx इधर लिखा उसके जगह पे kx इधर लिखते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। प्रणव क्लियर? सो बच्चों तुम्हारे पास न्यूटन्स लॉ का बुक होगा या एच.सी. वर्मा होगा। जितने डायग्राम एच.सी. वर्मा में है अगर तुम्हें करना है तो डायग्राम उठाओ, इस पे ना अलग अलग ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करो, ट्राई। किसी में दिक्कत होती है तो मुझे बताओ सर इसमें नहीं समझ में आ रहा, उसका सॉल्यूशंस कहीं दिखा नहीं होगा बट तुम्हें समझ में आ जाएगा और हम तो करवाएंगे ही। तो जितने भी सवाल दिए हुए सब में एफबीडी ड्रॉ करना तो होगा ही होगा। अभी हमने एफबीडी का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। सो नेक्स्ट लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा, नेक्स्ट लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा। अगर मिस किया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आगे, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आएगा और बहुत तकलीफ होगी।